आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने विश्वास और सम्मान की एक ऐसी विरासत बनाई है जो आज भी और आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। चलिए कहानी की शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा अरबपति जिसके पास हजारों करोड़ की दौलत है, जिसकी कंपनियां दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में फैली हुई हैं, लेकिन वही इंसान रात में अकेले बैठकर चाय पीता है और सड़क के आवारा कुत्तों को अपने हाथों से खाना खिलाता है। और यही जो विरोधाभास है ना, यही हमें उनकी कहानी के पहले हिस्से तक ले जाता है। एक विनम्र अरबपति जिनकी शुरुआत बिल्कुल ही अनोखी थी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के जाने-माने टाटा परिवार में हुआ, लेकिन महज 10 साल की उम्र में ही उनके माता-पिता अलग हो गए और उनकी परवरिश उनकी दादी नवजबाई टाटा ने की। कहते हैं, बचपन की इसी मुश्किल ने उन्हें अंदर से बहुत मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने अमेरिका में कई बड़ी-बड़ी नौकरियों के ऑफर थे, लेकिन उन्होंने वो सब ठुकराकर भारत लौटने का फैसला किया, क्योंकि उनका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपने देश के लिए कुछ करना था, कुछ बड़ा करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनके पेशेवर सफर को। एक ऐसा सफर जो सीधा जमीन से शुरू होकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा। साल था 1962, जब उन्होंने टाटा ग्रुप में अपना काम शुरू किया। तो उन्हें कोई आलीशान ऑफिस या कुर्सी नहीं मिली। नहीं, उनकी शुरुआत हुई टाटा स्टील के फैक्ट्री फ्लोर से। वो मजदूरों के साथ काम करते थे, उन धधकती भट्टियों के पास खड़े होकर पसीना बहाते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कंपनी को ऊपर से नहीं, बल्कि उसकी जड़ों से, जमीनी हकीकत से समझना चाहते थे। और फिर आया साल 1991। जेआरडी टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया। लेकिन ये कोई फूलों का ताज नहीं था, ये तो कांटों का ताज था, जो अपने साथ बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियां लेकर आया था। उस वक्त टाटा ग्रुप की कंपनियां बिखरी हुई थीं और कई लोग उन्हें गंभीरता से ले भी नहीं रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत ही साहसी और सच कहूं तो एक विवादास्पद फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि सारी टाटा कंपनियों को एक अकेले मजबूत टाटा ब्रांड के नीचे लाया जाएगा। और यही वो फैसला था जिसने न सिर्फ ग्रुप को एक नई पहचान दी, बल्कि दुनिया के सामने भारत के बिजनेस की ताकत को साबित कर दिया। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं है। एक बड़ी नाकामी और फिर उससे भी बड़ी एक शानदार जीत की दास्तां। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत बड़े सपने से। साल 1998 में टाटा मोटर्स ने भारत की पहली पूरी तरह से भारत में बनी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया। ये एक सपना था, पूरे देश का सपना। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी निकली। ये कार बाजार में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। घाटा इतना ज्यादा हुआ कि टाटा मोटर्स को बेचने तक की नौबत आ गई। इसी सिलसिले में रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका की फोर्ड कंपनी से मिलने गए, पर उस मीटिंग में उन्हें जबरदस्त अपमान झेलना पड़ा। फोर्ड के एक अधिकारी ने उनसे कहा, अगर आपको कारें बनानी ही नहीं आती तो आप इस बिजनेस में आए ही क्यों? ये शब्द रतन टाटा के दिल में चुभ गए। उन्होंने उसी रात फैसला कर लिया कि वो अपनी कंपनी कभी नहीं बेचेंगे। और फिर वक्त का पहिया घूमा। ठीक 10 साल बाद 2008 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई और वही फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई। तब रतन टाटा ने फोर्ड की सबसे मशहूर लग्जरी ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। इतिहास ने क्या खूबसूरत मोड़ लिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे अच्छा जवाब बदला लेने में नहीं, बल्कि खामोशी से सफल होने में है। लेकिन उनकी सोच सिर्फ बिजनेस और मुनाफे तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब उनके एक और बड़े सपने की बात करते हैं। एक ऐसा सपना जो उन्होंने आम आदमी के लिए देखा था। इस सपने की प्रेरणा उन्हें एक बहुत ही आम से भारतीय नज़ारे से मिली। उन्होंने एक बार बारिश में भीगते हुए एक ही स्कूटर पर किसी तरह लटके हुए 4 लोगों के परिवार को देखा। वो तस्वीर उनके मन में घर कर गई। और बस इसी सोच से जन्म हुआ दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो का। इसका एक ही मकसद था, हर भारतीय परिवार को एक सस्ती और सुरक्षित कार देना। भले ही ये कार बिजनेस के लिहाज से बहुत कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसके पीछे के मानवीय इरादे ने दुनिया भर का दिल जीत लिया। और ये सब हमें उनकी असली विरासत की ओर ले जाता है। एक ऐसी विरासत जो पैसों या बिजनेस के आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ी है। विश्वास और सम्मान की विरासत।
ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन टाटा ग्रुप अपनी कमाई का 60% से भी ज्यादा हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के जरिए समाज सेवा में लगाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और न जाने कितने ही कामों में। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने काम और समाज की सेवा में लगा दिया, यहां तक कि कभी शादी भी नहीं की। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि वो 4 बार शादी के बहुत करीब पहुंचे, लेकिन हर बार देश या काम से जुड़ी जिम्मेदारियों के चलते ऐसा हो नहीं पाया। उनकी जिंदगी का पूरा फलसफा उनकी सबसे बड़ी विरासत बन गया। जैसा कि वो खुद कहते थे, असली सफलता पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि लोगों का विश्वास और सम्मान जीतने में है। और उनकी ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। तो फिर असली सफलता आखिर है क्या?